एमपीकॉन साइबर एक्सीलेंस डिवीज़न आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है साइबर सुरक्षा अनुपालन एवं शिष्टाचार। ये आप सभी का आज दूसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर 2। मैं लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले कुछ आपको इंसिडेंट बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक न्यूज दिख रही है, इसमें लिखा फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर छात्रा की अश्लील फोटो पब्लिश करी। मैं क्यों ये कुछ घटनाएं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना जल्दी हम घटनाओं से समझ सकते हैं, क्योंकि हमें साइबर क्राइम की गंभीरता को भी समझना होगा। तो जितना हम गंभीरता को इसको हम एग्जाम्पल्स या केस के थ्रू समझेंगे तो हमें इसकी गंभीरता समझ में आएगी कि इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं और कितने भयानक कभी कभी परिणाम निकलते हैं। तो छात्रा के अश्लील फोटो वायरल करने वाला इंजीनियर गिरफ्तार। एक इंजीनियर था जिसने ऐसा किया, गिरफ्तार भी हुआ। इसी प्रकार से हम और भी अगर मामले देखें तो आप नई न्यूज, एक और न्यूज में यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। राजस्थान के मेवात क्षेत्र में के युवा वीडियो बनाकर लोगों को कर रहे हैं ब्लैकमेल। तो ये भी आजकल एक नया धंधा बन गया है कि अब वीडियो कॉल करना, अश्लील वीडियो बनाना, फिर उनको ब्लैकमेल करना, और इसमें बहुत हद तक टीनेजर्स भी शामिल हैं। तो ऐसे अपराध जो लगातार बढ़ रहे हैं, इनको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो इसको करने वाले लोग हैं वो हमारी सोशल या हमारी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं या हमारी मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हैं। तो ऐसी चीजों से हमें बचना है। इस सभी एक्टिविटीज को हम अगर वन बाय वन समझेंगे तो एक कॉमन चीज मिलेगी, जिसमें या तो हम ये नोटिस करेंगे कि छोटी सी लापरवाही थी या लालच था, या हम लालच किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी को पैसे का लालच है, कोई कभी किसी से दोस्ती कर लेता है, कभी कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए शामिल हो जाता है। तो अलग अलग एक्टिविटीज शामिल हो सकती हैं, पर अगर कॉमन चीज देखें तो इसमें टारगेट वही लोग होते हैं जो जागरूक नहीं है, या जो ऐसे प्रलोभन में आते हैं जो प्रलोभन उनको दिखता है पर वो प्रलोभन असंभव होता है। पर चूंकि हम अकेले हैं या हमें आवश्यकता है ऐसी चीजों की जो हमें सामने वाला ऑफर करता है, तो हम उसकी बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो आज के टॉपिक में यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 4 टॉपिक मैंने इसमें लिए हुए हैं। साइबर क्राइम, जिसमें हम साइबर क्राइम का परिचय, श्रेणी और प्रकार देखेंगे। फिर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, मतलब कि कौन से साइबर अपराध के लिए क्या नियम है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जैसा कि हमारा कल डिस्कशन हुआ था कि साइबर स्पेस को संचालन करने का जो कानून है इंडिया में, साइबर लॉ है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। तो साइबर, उसके लिए उसमें कौन कौन से साइबर अपराध परिभाषित हैं। सोशल नेटवर्किंग आज हम सभी उपयोग करते हैं, आप सभी लोग उपयोग करते होंगे, उस पर क्या अपराध होते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एवं महत्वपूर्ण, महिलाओं के विरुद्ध एवं कार्यस्थल पर होने वाले साइबर अपराध। क्योंकि आप वर्क प्लेस पर कार्य करते हैं, आपके साथ में महिला कर्मचारी भी होते हैं, और इसलिए वहां कहाँ चूक होती है, कहाँ हम गलती से विक्टिम बन जाते हैं, कहाँ हम अपराधी बन जाते हैं, इन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं कि हमें एक सामान्य सामान्य शब्दों में हम साइबर को देखिए, साइबर एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर लोगों की अलग अलग सोच है। अगर हम इसको कॉमन शब्दों में कहें जिसके थ्रू आप पूरा साइबर एरिया समझ सकते हो, तो वो क्या होगा। तो यदि साइबर को सामान्य शब्दों में समझें तो आप पाएंगे कि साइबर मतलब साइबर, और अब इसके अलग अलग विंग कौन से हो सकते हैं। तो साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, साइबर कानून, साइबर अनुपालन, साइबर शिष्टाचार। इनमें कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज है इसमें इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर रिसोर्सेज, डेटा, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस। तो अगर देखा जाए तो एक कॉमन चीज जो है वो है ये डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो यदि इन इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर रिसोर्सेज का दुरुपयोग हुआ तो साइबर अपराध। कंप्यूटर रिसोर्सेज और उसमें स्टोर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को तकनीकी रूप से सुरक्षित करना,
साइबर सुरक्षा, ऑन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या कंप्यूटर रिसोर्सेस और उसमें स्टोर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को कानूनी मान्यता देना, उनके संचालन के लिए प्रक्रिया या नियम निर्धारित करना हो जाएगा साइबर कानून या साइबर लॉ। अच्छा, जब ऑनलाइन सुविधाओं को या जो मैं आपको बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, इंटरनेट इत्यादि को उपयोग करने के लिए जो नियम बने हैं, कानून बने हैं, उनका पालन करना साइबर कंप्लायंसेस या अनुपालन। और इनको कैसे उपयोग करें कि ये सही गलत क्या है ये हमें पता हो, हम किसी गलत एक्टिविटी में शामिल ना हो, एक बेहतर बिहेवियर करें उसके लिए, इसको हम कहते हैं साइबर शिष्टाचार। तो साइबर को सामान्य शब्दों में कहें तो सभी में कॉमन जो चीज है वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा, डेटा के प्रति गलत अपराध, डेटा की सुरक्षा साइबर सुरक्षा, डेटा के लिए नियम कानून मान्यता साइबर कानून, जो नियम बने हैं डेटा को उपयोग करने में उन नियमों का पालन करना साइबर अनुपालन। अब इसके लिए एक कॉमन चीज है, बहुत सारे युवा हैं जो चाहते हैं कि इसमें रोजगार कहाँ है, रोजगार एक कॉमन चीज है। तो आप पाएंगे कि साइबर जैसा कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में आप कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, इनके लिए अलग अलग जॉब आईटी में है, उसी प्रकार साइबर में भी बहुत सारी जॉब निकल सकती हैं। जो मैंने चार आपको ऑप्शन बताए, अपराध, सुरक्षा, कानून और अनुपालन, इन चारों में बहुत जॉब्स हैं, रोजगार के बहुत अवसर हैं। अपराध में जांच की आवश्यकता है, सुरक्षा में तकनीकी रूप से डेटा को सुरक्षित कैसे करें ये आपको पढ़ना होगा, जिसके लिए टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता है। लेकिन यदि हम बात करें अनुपालन और कंप्लायंसेस की, जो आपको साइबर लॉ और कंप्लायंसेस करने हैं, इसके लिए एक सामान्य जिनको रोजगार की आवश्यकता होती है, बीएससी, बीए, बीकॉम, ये जो ग्रेजुएट लोग होते हैं ये इनमें बहुत अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आपको साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी डिग्री की आवश्यकता पड़ सकती है, साइबर लॉ या इन्वेस्टिगेशन के लिए लॉ की आवश्यकता पड़ सकती है, पर अनुपालन साइबर कंप्लायंसेस, साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंसेस के लिए, ऑडिट के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको, अगर आप सामान्य ग्रेजुएट भी हैं तो आपको बहुत बेहतर रोजगार प्राप्त हो सकता है। तो ये एक साइबर को मैं सामान्य शब्दों में आपके सामने बताना चाह रहा था कि इसमें रोजगार भी है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कॉमन, वो है डेटा। तो हमें डेटा को ही सुरक्षित रखना है, डेटा को सही रूप से उपयोग करना है, तो हम साइबर अपराध से भी बचेंगे और साइबर अपराधी होने से भी बचेंगे। तो अब हम बात करते हैं साइबर क्राइम, जो हमारा टॉपिक है। तो साइबर क्राइम के अगर हम परिचय की बात करें तो साइबर क्राइम शब्द को कहीं परिभाषित कानून में नहीं किया गया है। कानून में क्राइम को अपराध के वर्ड शब्द से परिभाषित किया गया है। कहाँ पे, जो हमारा मानक स्टैंडर्ड एक्ट है सीआरपीसी, जिसको हम बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें ऑफेंस की परिभाषा दी है। ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। अपराध का अर्थ उस समय किसी भी कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया कोई कार्य या चूक है, मतलब कोई भी ऐसा कृत्य, कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए उस समय किसी कानून में सजा निर्धारित की गई है। अब इसी चीज को अगर हम साइबर क्राइम से करें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए किसी एक्ट में सजा निर्धारित की गई हो और वो उसमें कंप्यूटर का उपयोग किया गया हो या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया हो। तो साइबर क्राइम इज नथिंग बट वेयर द कंप्यूटर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, या तो टूल की तरह उपयोग किया जाएगा, हथियार की तरह उपयोग किया जाएगा, या टारगेट या निशाने की तरह उपयोग किया जाएगा, तो वो साइबर अपराध हो जाएगा। तो सामान्य शब्दों में अगर हम साइबर क्राइम की परिभाषा को समझें तो साइबर क्राइम कंप्यूटर के माध्यम से समाज के विरुद्ध की जाने वाली गैर कानूनी क्रिया भी कह सकते हैं, या इंटरनेट पर होने वाला अपराध भी लोग इसको बोलते हैं। ऐसा अपराध जिसमें कंप्यूटर का उपयोग किसी हथियार या निशाने के रूप में किया गया हो या लक्ष्य के रूप में किया गया हो। तो इसको समझने के लिए मैं सामान्य परिभाषाओं का उपयोग कर रहा हूँ। एक लक्ष्य के रूप में कंप्यूटर,
अन्य कंप्यूटरों पर आक्रमण करने के लिए एक कंप्यूटर का उपयोग करना, जैसे कि हैकिंग, वायरस डालना, डोस। आपने किसी कंप्यूटर में वायरस डाल दिया, उसको नष्ट कर दिया, उसमें से डेटा चोरी कर लिया, तो यहाँ पे आपने कंप्यूटर को लक्ष्य बनाया। वहीं दूसरी तरफ एक शस्त्र के रूप में कंप्यूटर अर्थात साइबर आतंकवाद, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, अश्लीलता मतलब पोर्नोग्राफी, किसी की फेसबुक आईडी बना देना, किसी के मोबाइल फोन में कुछ वायरस डालना और फिर ऑनलाइन अपने कंप्यूटर से उसकी मॉनिटरिंग करना या अपने कंप्यूटर से उसको टारगेट करना, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सभी शस्त्र के रूप में यहाँ पे कंप्यूटर उपयोग हो सकता है। फिशिंग अटैक। अब तो एक सामान्य अगर कैटेगराइज करें अपन तो कंप्यूटर साइबर क्राइम्स दैट टारगेट नेटवर्क और डिवाइसेस, वायरस, मालवेयर, डॉस अटैक, यहाँ पे हम टारगेट करते हैं। एंड क्राइम्स यूजिंग डिवाइस टू पार्टिसिपेट इन क्रिमिनल एक्टिविटीज इज फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी का फॉलो करना, किसी की प्रोफाइल को मॉनिटर करना बाय यूजिंग कंप्यूटर, बाय यूजिंग योर मोबाइल फोन। तो ये आपका यहाँ पे हम कंप्यूटर का एक शस्त्र के रूप में, एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। तो सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो अभी आप लोग समझ चुके होंगे कि एनी अनलॉफुल एक्ट वेयर कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस और स्टोरेज डिवाइसेस और कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड टू कमिट कमीशन ऑफ क्राइम, मींस कोई भी गैर कानूनी कार्य जहां अपराध के लिए किसी भी कंप्यूटर या संचार उपकरण, स्टोरेज उपकरण या कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया गया है, वह साइबर अपराध होगा। ये हमने साइबर अपराध की सामान्य परिभाषा के माध्यम से, अलग अलग एंगल के माध्यम से समझा। तो साइबर अपराध बुनियादी अपराधों जैसे ऑनलाइन उत्पीड़न से लेकर धोखाधड़ी, वित्तीय अपराधों जैसे योजनाबद्ध किए गए हमलों तक हो सकते हैं। साइबर अपराधी पासवर्ड, डेटा या सीधे पैसे चुराने के लिए मानव या सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। अब इसके लिए जो एक्ट कानून बना है, जैसा कि हमने कहा था कल कि अपराध है जिसमें कंप्यूटर या डेटा का उपयोग हुआ है, तो उसके लिए कानून है, इसका नाम है साइबर लॉ। और भारत में जो एक्ट है उसको हम कहते हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। हालांकि अभी नया एक्ट भी आया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो अभी 2023 में पास हुआ है अगस्त में। लेकिन इसके पहले जो प्राइमरी एक्ट था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, जहां पे अपराधों के लिए भी सजा निर्धारित की गई हो। जो अभी नया एक्ट आया है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा की प्रोटेक्शन को लेकर है। साइबर अपराध की सामान्य अपराध से भिन्नता, जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम ये बिल्कुल नहीं, इसकी गंभीरता को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, इसको हैंडल कैसे करना है हम नहीं समझ पाएंगे, इसकी शिकायत कैसे करना है हम नहीं समझ पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि साइबर अपराध की सामान्य अपराध से क्या भिन्नता है, तो टूल वेपन्स आर कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब कि यदि सामान्य अपराध की बात की तुलना में साइबर अपराध की बात करें तो यहाँ पे उपकरण कौन से होंगे? आपका मोबाइल फोन, आपका कंप्यूटर, जिसको आप डेली वर्क में उपयोग करते हैं, अपने ऑफिस के वर्क के लिए उपयोग करते हैं, अपने पर्सनल वर्क के लिए उपयोग करते हैं, बच्चे घर पे एंटरटेनमेंट के लिए उपयोग करते हैं। क्योंकि इसी के माध्यम से अपराध हो सकता है, इसी के माध्यम से आप पीड़ित भी हो सकते हो, इसलिए आपको अपना मोबाइल फोन, कंप्यूटर इत्यादि को संभालना होगा। क्योंकि यदि गलती से आपने किसी व्यक्ति को अपना फोन दिया और उसने आपके फोन से किसी को कॉल कर दिया, आप लोगों ने जेल मूवी देखी होगी, उसमें जो हीरो रहता है उसमें उसका दोस्त हमेशा उसके मोबाइल फोन से कॉल करता है। जेल एक मूवी आई थी नील नितिन मुकेश की, और उससे कुछ गलत काम करता है, लेकिन जब पुलिस उसकी जांच करती है तो वो उस व्यक्ति को, हीरो को पकड़ लेती है जिसके मोबाइल का उपयोग करके उसका दोस्त कॉल करता है। फिर उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकलने में वर्षों लग जाते हैं और उसका पूरा भविष्य, उसकी पूरी जिंदगी पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो जो आपका मोबाइल फोन है वो आपको विक्टिम भी बना सकता है, वो आपको अपराधी भी बना सकता है। आपका कंप्यूटर का भी यही स्थिति है, इसलिए इन्हें हमें सुरक्षित रखना है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं साइबर क्राइम के प्रभाव, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो यदि हम सामान्य अपराध की बात करें तो अपराध घटित होने के बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है।
किसी के घर पे चोरी हुई, चोर रुपए लेकर भाग गए, उसका प्रभाव खत्म, चोरी हो गई, अपराध घटित हो गया। मर्डर हुआ, किसी की जान चली गई, मर्डर जिसने किया वो अपराध हो गया, उसके बाद उसका प्रभाव खत्म। यदि हम बात करें साइबर अपराध की, तो यहाँ पे आपके खाते से एक बार अमाउंट राशि निकली, मतलब आपका खाता यूपीआई हैक हो गया, एक बार राशि निकल गई, अब लगातार निकलती जाएगी जब तक आप अपना खाता ब्लॉक नहीं करोगे। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के बारे में गलत जानकारी आपने फेसबुक पे डाल दी, या किसी ने उसके खिलाफ कोई वीडियो डाल दिया जो ऑब्जेक्शनेबल है, ऑब्सीन है, अश्लील है, तो वो जब तक रोकेंगे नहीं तब तक वो लगातार शेयर होता जाएगा, और उसका जो प्रभाव है ना, अपराध होने के बाद बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए यदि कभी साइबर अपराध होता है तो आपको सबसे पहले उसकी रोकथाम पे काम करना है। रिपोर्टिंग के साथ साथ जिस प्लेटफॉर्म पर है सोशल मीडिया के, उस प्लेटफॉर्म पर आपको शिकायत करना है। जैसे फेसबुक पर है, आप वहां शिकायत करें, यूट्यूब पर है, वहां के नोडल ऑफिसर को शिकायत करें, सपोर्ट में शिकायत करें, ताकि वो इमीडिएटली ब्लॉक हो सके। अगर वो ब्लॉक नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ब्लॉक कैसे करना है, आप हर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ये नियम है, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस है, जिसमें ये प्रावधान है कि यदि कोई भी सेवा प्रदाता इंडिया में अपनी सर्विस देता है, जिसमें ये आपके फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट भी आते हैं, बैंक्स भी आते हैं, तो उन्हें जो भी कंटेंट किसी व्यक्ति के खिलाफ उनके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, यदि वो व्यक्ति उनको शिकायत करता है, पुलिस शिकायत करती है, तो 36 घंटों के अंदर उस डेटा को ब्लॉक करना उनकी जिम्मेदारी है, अन्यथा वो भी उसके लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। तो उसकी रोकथाम के लिए हमें काम करना होगा। हैंडलिंग ऑफ साइबर क्राइम, साइबर अपराध का प्रभाव, सॉरी, हैंडलिंग हैंडलिंग कैसे होगी आपको, सामान्य अपराध से अलग क्यों है। सामान्य अपराध में एविडेंस रह जाते हैं, घटना घटी है, 4 लोगों ने देखी है, लेकिन यदि हम साइबर क्राइम की बात करें तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि आप, किसी ने कुछ डाला, आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, वो डिलीट कर दिया उसने। कोई एंड्रॉइड ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल कराई गई और उससे आपको फ्रॉड हुआ और वो ऐप आपके मोबाइल से हटा दी गई, उसके एविडेंस मिलना मुश्किल हो जाते हैं। तो यदि कभी कोई ऐसा आपके साथ इंसिडेंट होता है तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, प्री इन्वेस्टिगेशन, हैंडलिंग और एविडेंस कलेक्शन, इस पे आपको बेसिक ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ताकि कभी अगर हमारे साथ घटना घटित हो तो हमें क्या क्या जानकारी कम से कम एकत्रित करनी है, किस कहाँ पे हमें शिकायत करनी है, कैसे उस जानकारी को। फॉर एग्जाम्पल, हम वो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ गलत कंटेंट भेजा, और जो गलत कंटेंट उसने भेजा वो आपको चैट से भेजा, वीडियो भेजा, जो भी है, अब आपने उसका नाम अपने मोबाइल में सेव करके रखा हुआ है XYZ, ठीक है, तो आपके जो चैट की स्क्रीनशॉट लोगे तो XYZ के नाम से आएंगे। अब आपने पुलिस में शिकायत करी तो वो एविडेंस में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे जब तक वो व्यक्ति डिलीट कर देगा। क्या रीजन है इसका, इसका रीजन ये है कि आपको उसके नंबर के साथ लेना चाहिए स्क्रीनशॉट, ताकि ये दिखे कि किस नंबर से आया, वरना सामने वाले को फायदा ये मिलेगा, क्रिमिनल को, कि वो कहेगा सर मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी की नहीं, ये तो मेरा नाम से इसने नंबर सेव करके रखा है, नंबर पता नहीं किसका होगा, इसने मेरे नाम से सेव कर दिया, इसीलिए ये स्क्रीनशॉट आया। तो एविडेंस कलेक्शन और इसकी हैंडलिंग हमें प्रॉपर करना चाहिए। एविडेंस नष्ट हो जाते हैं, मोबाइल फोन अगर आपका है, गिर गया, टूट गया, तो आपका एविडेंस नष्ट हो जाएगा। आपकी कोई हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में डेटा है जो एविडेंस है, और आपने कहीं धूप में रख दिया, हीट में रख दिया, खराब हो जाएगा। तो उसकी हैंडलिंग आपको प्रॉपर करना चाहिए, प्रॉपरली उसको पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। तो ये क्यों, क्योंकि एडमिसिबिलिटी जो होती है, स्वीकारता जो होती है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, घटना भले ही घटित हुई हो, पर अगर उसमें उस एविडेंस को प्रॉपर तरीके से जब्त नहीं किया गया, प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया पुलिस में, तो वो स्वीकार नहीं होगा। इसलिए यदि आपको नहीं बनता है, आपके ऑफिस में कोई घटना घटित होती है, तो आपको बिल्कुल एविडेंस को, अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आप उसको कलेक्ट करिए, नहीं प्रशिक्षित हैं तो आप बाकायदा पहले पुलिस में शिकायत करिए और पुलिस को रिक्वेस्ट करिए कि वो आके जब्त करें, क्योंकि एविडेंस की जब्ती करना केवल और केवल पुलिस को ये पावर है। तो यदि आप सही से नहीं कर पाते हैं तो आपको बिल्कुल भी उसको हैंडल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं साइबर अपराध की श्रेणी या कैटेगरीज ऑफ साइबर अपराध, जिसको हम बोलेंगे क्या क्लासिफिकेशन है साइबर अपराध का। तो साइबर अपराध, देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ साइबर अपराध क्राइम्स। पहला, क्राइम अगेंस्ट पीपल, मतलब किसी व्यक्ति, किसी
लोगों के विरुद्ध किया जाने वाला अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध और शासन या देश के विरुद्ध अपराध। इन तीनों में क्या फर्क है? तो यदि हम इन तीनों के फर्क की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि अपराध अगेंस्ट साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, मतलब जिसमें किसी व्यक्ति की लाइफ पर या व्यक्ति को प्रभाव करता हो अपराध। व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए साइबर अपराधों में बाल पोर्नोग्राफी का प्रसारण, ईमेल का उपयोग करके उत्पीड़न, स्टॉकिंग, हरासमेंट, डिफेमेशन, डिफेमेशन मतलब मानहानि, मतलब उस व्यक्ति की छवि को धूमिल किया गया, उस व्यक्ति को परेशान किया गया, उस व्यक्ति को स्टॉक मतलब उसका पीछा किया गया। ये सभी जो अपराध होते हैं ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध माने जाते हैं। इसमें अभद्र प्रदर्शन, पोर्नोग्राफी, मूल रूप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी और प्रतिबंधित सामग्री वाली वेबसाइट आदि शामिल हैं। ये अश्लील मामले बच्चों के दिमाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनके दिमाग को दूषित या भ्रष्ट कर सकते हैं। तो जो पोर्नोग्राफी है ये बहुत ही गंभीर अपराध है और ये बच्चों, महिलाओं या सीनियर सिटीजन किसी के साथ भी घटित हो रहा है आज के समय पे। अगर हम इसकी लीगल प्रोविजंस को देखें तो आईटी एक्ट में इसके मुख्य रूप से जो प्रोविजन दिए गए हैं वो 3 प्रावधान हैं, धारा 66, 67, 67, 67A, 67B। तो बहुत सारे मामले बच्चों से लेकर भी जुड़े होते हैं। अभी कुछ टाइम पहले दैनिक भास्कर में एक न्यूज आई थी, मैंने रखी है, आप देख सकते हैं कि बच्चों से रेप करते, फोटो वीडियो इंस्टाग्राम पर बेचते। तो ये जो ऑनलाइन अश्लीलता या ऑनलाइन बाल अश्लीलता में बच्चों का उपयोग किया जाता है ये गंभीर अपराध है। तो इसको लेकर क्या प्रावधान है हम उसको समझते हैं। तो धारा 67 सेक्शन 67C 67 ऑफ आईटी एक्ट कहता है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप में जब कोई व्यक्ति किसी अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रकाशित या प्रेषित मतलब पब्लिश या ट्रांसमिट करता है, वह ऐसी सामग्री है जिसे देखने, सुनने या पढ़ने से कामोत्तेजना उत्पन्न होती हो या जिसे देखने से किसी व्यक्ति का जो दिमाग है, जो उसका मैं कहूंगा सोच है, वो भ्रष्ट या कलुषित या दूषित हो जाती हो। So we can say that to lead someone to become morally bad, ऐसी सामग्री को प्रचारित करना, प्रसारित करना, पब्लिश करना ऑनलाइन अपराध है। अब बात आती है इसमें कि आपने सामान्य अपराधों को देखा होगा जिसमें लिखा रहता है कि बेईमानी या छल पूर्वक। आपने एक कॉमन लॉ का पॉइंट सुना होगा, मूवीज में भी देखा होगा कि इंटेंशन मतलब अगर जानबूझ के नहीं किया गया होगा तो अपराध नहीं होगा, पर इस केस में अलग है। ये जो धारा है ये स्पष्ट कहती है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग। आपने जानबूझ के किया या अनजाने में किया ये इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो यदि कोई व्यक्ति कोई ऑब्सीन कंटेंट को गलती से भी प्रसारित कर दे, जो अश्लील है, जो कामोत्तेजक है, ऑडियो है, वीडियो है, फोटो है, कई लोग ऑडियो सेक्सुअल एक्टिविटीज वाली ऑडियो रिलीज करते हैं, गाली गलौज किसी को व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। ये सभी चीजें जो अश्लील ऑब्सीन में आती हैं इनको प्रसारित करना व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ब्लूटूथ से अपराध है। मैंने जैसा कि आपको पहले दिन बताया था कि एक व्यक्ति थे जो एक लीडर थे, रेपुटेटेड व्यक्ति थे, और उनके द्वारा एक वीडियो डिलीट, वो उनका कहना था वो किसी को डिलीट कर रहे थे पर गलती से किसी न्यूज ग्रुप में फॉरवर्ड हो गया और उस न्यूज ग्रुप के एडमिन ने उनकी कंप्लेंट करी। तो बाकायदा वो एफआईआर हुई, अरेस्टिंग हुई उनकी और हाईकोर्ट से बेल हुई। तो ऐसे अपराध गंभीर हैं, ये गैर जमानती अपराध है क्योंकि इसमें 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। अब हम बात करेंगे 66A जिसमें लिखा हुआ है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। अब यहाँ पे एक शब्द आया है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, मतलब कि यदि यौन एक्टिविटीज को दिखाया गया हो स्पष्ट रूप से किसी
वीडियो में या फोटो में। देखिए बहुत बारीक डिफरेंस है। 67 पुराना कहता है, पहले वाला कहता है कि कोई भी ऐसा कंटेंट हो जिसको देख पढ़कर सुनकर या देखकर कामोत्तेजना उत्पन्न होती हो। वहीं 67 कहता है, एक कहता है कि कोई कंटेंट ऐसा हो जिसमें एक्टिविटीज को दिखाया गया हो, सेक्सुअल एक्टिविटीज को, तो उसके लिए 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब बात करते हैं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध, और वो भी अश्लील या पोर्नोग्राफिक ऑफेंस। तो ये गंभीर है। ये है धारा 67B, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। मतलब यौन स्पष्ट कार्यों में बच्चों को दिखाया गया हो, ऐसे वीडियोस को, ऐसे ऑडियोस को, ऐसे कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करना, ट्रांसमिट करना, किसी को दिखाना, देखना इत्यादि सब अपराध है। अब पुराने जो अपराध जो मैंने बताया आपको, धारा 67 और 67A, और इसमें परिवर्तन क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में। वहां पे बात की है ट्रांसमिट और पब्लिश करने की। अगर आपके मोबाइल में स्टोर है तो अपराध नहीं है। लेकिन यदि बात करें इसकी, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अश्लील लैंगिक चित्रण तरीकों में बच्चों को चित्रित करते हुए किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में टेक्स्ट या डिजिटल इमेज को व्युत्पन्न करना, मतलब क्रिएट करना, संग्रहित मतलब स्टोर करना, प्राप्त करने की चाहत रखना, देखने की चाहत रखना, सर्च करना इंटरनेट पे। मतलब इंटरनेट पे अगर आप सर्च करते हो कि पोर्न वीडियोस ऑफ चिल्ड्रन, तो वो भी अपराध है। या पोर्न वीडियोस डिपेक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, ये भी अपराध है। तो सर्च करना, देखना, डाउनलोड करना, स्टोर करना, विज्ञापित करना, अदला बदली करना, ब्लूटूथ से देना, फेसबुक पे देना, व्हाट्सएप पे देना, जिसमें बच्चों को शामिल किया गया है, वो गंभीर अपराध है। और यहाँ पे बच्चों को 18 साल से कम उम्र के बच्चे लिए गए हैं, जो पोक्सो एक्ट में, आपने पोक्सो नाम सुना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसका एक विशेष लेक्चर है आपका, जिसपे ये बताया जाए, चूंकि आप लोग स्कूल में काम करते हैं, वहां पे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रहते हैं, तो उनके साथ कैसे बात करना है, उनसे संबंधित क्या सावधानियां रखनी है, कभी आपको उनसे संबंधित कोई अपराध की जानकारी मिलती है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ये सभी चीजें शामिल है। तो लैंगिक चित्रण कार्यों के लिए और मैं बच्चों के उपयोग के लिए करना, ऑनलाइन बच्चों को सेक्सुअल एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए फुसलाना, या उनके लिए सुगम बनाना रास्ते को, ताकि वो इजीली इन एक्टिविटीज में शामिल हो जाएं, उनको एनकरेज करना, इसको हम बोलते हैं ना चाइल्ड ग्रूमिंग, ग्रूमिंग करना उनकी, तो ये भी गंभीर अपराध है और नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। अच्छा, एक और खास बात है इस धारा में, जो दूसरे अभी हम पढ़ रहे थे धाराएं, उसमें अगर आप अपराध करते हैं तो वो कंपाउंडेबल है यदि महिला आरोप फरियादी ना हो। एक आईटी एक्ट में विशेष प्रावधान है जिसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई साइबर अपराध महिलाओं के या बच्चों के विरुद्ध किया गया हो, मतलब फरियादी उसमें महिला हो या बच्चे हो, तो वो समझौता या कंपाउंडेबल, जिसको हम कहते हैं सेटलमेंट, योग्य नहीं होता। वो चाहे भी बच्चा है, चाहे भी महिला के, हम इसका आरोपी हमारा पहचान का है, उससे गलती हो गई, उसको माफ कर दें, ऐसा नहीं है। बाकी अपराधों में हो सकता है कंपाउंडेबल है, लेकिन ये अपराध कंपाउंडेबल नहीं है। मतलब अगर आपने महिलाओं के विरुद्ध अपराध किया तो वो महिलाएं चाहे भी तो भी फिर उस केस में आपको बचा नहीं सकते, क्योंकि आपके खिलाफ यदि एविडेंस है। इसीलिए हमें हमेशा ये सुरक्षित रहना है कि कोई भी गलत एक्टिविटी हम ना करें। तो ये हम महिलाओं के या सॉरी किसी व्यक्तियों के खिलाफ अपराध जो होते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और साइबर पोर्नोग्राफी क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और आईटी एक्ट में उसके क्या प्रावधान है, धारा 67, 67A और 67B, ये पोर्नोग्राफी को लेकर है। साइबर मानहानि का मतलब होता है मूल रूप से साइबर स्पेस में किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत बयान प्रकाशित करना, जो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कम या नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे और भी अन्य अपराध हैं, हम आगे डिस्कशन करेंगे। संपत्ति के खिलाफ अपराध, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट साइबर क्राइम, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी।
तो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों की अगर हम बात करें तो संपत्ति के विरुद्ध साइबर अपराधों में साइबर स्पेस के माध्यम से अनाधिकृत कंप्यूटर एक्सेस, मतलब किसी के कंप्यूटर सिस्टम को अनाधिकृत रूप से एक्सेस करना, हानिकारक कार्यक्रमों मतलब उसमें वायरस डालना, कंप्यूटर की जानकारी पर कब्जा करना, ऑनलाइन अकाउंट को हैक करना, उससे डेटा चोरी करना या राशि ट्रांसफर करना। मतलब सामान्य शब्दों में यदि आप कहो तो उस व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, उसकी हम कहेंगे उसको नुकसान ना करके उसकी, हालांकि संपत्ति को नुकसान होगा, उसको भी नुकसान होगा, बट यहाँ पे उसकी संपत्ति को नुकसान हुआ तो संपत्ति की रिकवरी हो सकती है आप, लेकिन उस व्यक्ति को क्षति हुई तो नुकसान की भरपाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की पिटाई करी, उसका हाथ क्रैक हो गया, तो अब उसका हाथ वापस तो नहीं आएगा ओरिजिनल, भले ही आप नुकसान की भरपाई कर दो। पर यदि आपने किसी व्यक्ति ने उसकी चोरी करी 1 लाख रुपए की और वो 1 लाख रुपए दे दे तो उसकी भरपाई हो सकती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संपत्ति। अब यहाँ पे चूंकि आज हम बात कर रहे हैं कंप्लीट साइबर दुनिया की, मैंने शुरू में भी आपको साइबर के बारे में सब बताया, तो यहाँ पे आपकी संपत्ति है क्या? वो है आपका डेटा, आपका कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर रिसोर्सेस। तो आपके बैंक अकाउंट में जो आपका पेमेंट है, अमाउंट है, राशि है, वो किस रूप में है? डेटा के रूप में। आप कंप्यूटर पर दिन भर काम करते हो, वो किस रूप में स्टोर होता है? डेटा के रूप में। मतलब आपकी मेहनत भी कंप्यूटर है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है ये कंप्यूटर जिसको लोग आसानी से क्षति पहुंचा सकते हैं। दूर बैठा हुआ व्यक्ति आपकी संपत्ति चोरी कर सकता है, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी आपकी संपत्ति चोरी कर सकता है। उस इलेक्ट्रॉनिक डेटा की कीमत क्या होगी ये डिपेंड करता है डेटा के महत्व पे। आपके खाते में है तो वो राशि है, आपके कंप्यूटर में है तो गोपनीय है, प्रिंट आउट निकल चुका है, बाहर आ चुका है तो गोपनीय नहीं है। तो इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ डेटा कि वो किस पोजीशन में है, उसका क्या प्रकृति है। तो इसमें अलग अलग चीजें, जैसे बौद्धिक संपदा है आपका। तो बौद्धिक संपदा का मतलब जो अपने दिमाग से आप काम करते हैं, जो आप अपनी बौद्धिक, अपने इंटेलेक्चुअल से आप जो वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो उस पर आपका अधिकार होता है। उसको हम कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसमें हम कहते हैं ना उसकी कॉपीराइट उल्लंघन हो गया उस मूवी का, तो इतनी की करोड़ की नुकसान की भरपाई करनी पड़ी, वो होता कॉपीराइट। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर भी आपका कॉपीराइट होता है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पे भी आपका कॉपी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में म्यूजिक है आपका, तो वहां पे भी आपके राइट्स का कोई उल्लंघन नहीं करे। इसको हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा के संबंधित अपराध। यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो बौद्धिक संपदा अपराध होगा। साइबर स्क्वैटिंग, स्क्वैटिंग का मतलब होता है कि आपके डोमेन से मिलते जुलते कोई अन्य डोमेन कोई बुक कर दे। मान लीजिए मेरी कंपनी का एमपी कॉन, आपने नाम सुना होगा सभी ने। अब मैं एमपी कॉन की जो डोमेन है वो है mpconsultancy.org। अब मुझे पता है कि एमपी कॉन का नाम बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूं, mpconsultancy.mpconsultancy1.org बुक कर दूं, या एमपी कंसल्टेंसी उनका ओआरजी है तो मैं .com बुक कर दूं। इसको हम कहते हैं दिस इज साइबर स्क्वैटिंग। तो जो आपका डोमेन है उसको ट्रेडमार्क की दर्जा दिया जा चुका है। जो वेबसाइट का डोमेन होता है, यूआरएल होता है, उसको हम कानून में डोमेन का दर्जा, ट्रेडमार्क का दर्जा दिया है। उसका कोई उल्लंघन करता है तो वो भी अपराध है। साइबर वेंडलिज्म मतलब बर्बरता, अर्थात जानबूझकर दूसरे की कंप्यूटर को, डेटा को, पेन ड्राइव को या कंप्यूटर संसाधन को नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना। किसी प्रकार से उसके सिस्टम पे वायरस डाल दिया और उसका पूरा डेटा नष्ट हो गया तो किसी के सिस्टम पे वायरस इंसर्ट करना, इत्यादि और भी चीजें हैं जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट साइबर अपराध में आती हैं। साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट और कंट्री, तो ये एक गंभीर अपराध होते हैं। सामान्यतः यह सबसे कम होने वाला आम लेकिन सबसे गंभीर अपराध होता है। यह आम अपराध नहीं है, कम होता है पर गंभीर होता है। जैसे सरकार के खिलाफ अपराध, देश को विरुद्ध अपराध, साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। शासन के विरुद्ध साइबर अपराध में सरकारी वेबसाइट को हैक करना,
सैन्य वेबसाइटों को हैक करना या फर्जी व भड़काऊ सूचना या सामग्री का प्रचार प्रसार करना। ये अपराधी आमतौर पर आतंकवादी या दूसरे देशों की सरकारें हो सकती हैं। तो ये अक्सर क्या होता है कि पूरे प्लान होते हैं, गंभीर अपराध होता है, जिसके लिए आईटी एक्ट में धारा 66F है और इसके लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। अब दूसरा अपराध होता है साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर को आमतौर पर किसी राष्ट्र या संगठन द्वारा कंप्यूटर वायरस या डिनाइल ऑफ सर्विस हमलों पर किया जाता है। भी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा, जो एमपी का एमपीबी डिपार्टमेंट है, अपना जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसके कंप्यूटर्स पर किसी ने रैंसमवेयर अटैक किया था, जिससे उनके पूरा जो डेटा था वो एनक्रिप्टेड हो गया था। तो ऐसे अटैक्स जो होते हैं वो साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर टेररिज्म की श्रेणी में आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के रूप में आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत आने वाले साइबर अपराध। ये एक मैं कहूँगा कि विशेष क्यों है ये टॉपिक, क्योंकि सामान्य रूप से अलग-अलग अपराध हैं जिनको अलग-अलग सजा, अलग-अलग निर्धारण किया गया है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं जो आईटी एक्ट में अपराध दिए गए हैं, वो कौन से हैं? आईटी एक्ट के अंतर्गत कौन-कौन से साइबर अपराध इसके अलावा भी हैं, जो धाराएँ आपको, जो प्रोविज़न आपको दिख रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी हैं। पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ लिया हुआ है, इसके बाद आगे अभी जो 2 हमारे मॉड्यूल बचेंगे, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर साधन दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़। ये धारा 65 है, जिसमें कहा गया है, देखिए जो भी अपराध यहाँ लिखे हुए हैं, आप उसका पहला शब्द देखिए, कंप्यूटर साधन दस्तावेज से छेड़छाड़, कंप्यूटर संबंधित अपराध, चुराए गए कंप्यूटर संसाधन, पहचान की चोरी, मतलब जो भी अपराध है वो कंप्यूटर से संबंधित है। और आप क्या हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर। तो कंप्यूटर साधन दस्तावेजों की छेड़छाड़ का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या सोर्स डॉक्यूमेंट है, जैसे जिसको कंप्यूटर के लिए उपयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर के लिए उपयोग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर। वो जो होते हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है। जैसे आपका विंडोज है, आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर है, आपका पैटर्न लॉक हम बात करें, तो जो आपके मोबाइल का पैटर्न लॉक है उसमें आप कुछ अपना कोड डालते हो और आपका फोन चालू हो जाता है। अब यदि कोई उस कोड को कोई ब्रेक कर दे, आप इस दुकानदार के पास गया, मैं अपना लॉक भूल गया, वो 200-300 रुपए लेके आपका पैटर्न लॉक तोड़ देगा, तो ये अपराध है। क्यों? क्योंकि उसने सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी की, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता था, इंस्ट्रक्शन देता था आपके मोबाइल फोन को। मोबाइल फोन क्या है? आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर साधन दस्तावेजों के साथ, इसको हम बोलते हैं टेम्परिंग विथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सोर्स डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट शब्द से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई दस्तावेज है जिसको हमने स्कैन कर दिया, स्कैन करके उसमें छेड़खानी कर दी, वो यहाँ पे शामिल नहीं होता, वो फोर्जरी आएगा। इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर संबंधित अपराध जैसे हैकिंग, किसी का कंप्यूटर बिना आज्ञा उपयोग करना, कंप्यूटर या डेटा नष्ट करना, वायरस डालना इत्यादि इसमें शामिल होते हैं, जिसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान। अब चूंकि यहाँ पे एक शब्द आया है कंप्यूटर संबंधित अपराध, तो कंप्यूटर संबंधित अपराध क्या होंगे ये आप लोगों के लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लगातार कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, लैपटॉप का उपयोग करते हैं। तो जब हम सुबह से शाम तक कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, मोबाइल के रूप में, डिजिटल कैमरा के रूप में, वेब कैम के रूप में, तो हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि इससे जुड़े हुए अपराध कौन कौन से हो सकते हैं, ताकि वो हमसे ना हो या हमारे खिलाफ भी ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि हैकिंग शब्द यूज करें हम, तो ये आपको सुन के मैंने हैकिंग शब्द क्यों यूज किया है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में है। हैकिंग मतलब कुछ गलत, कुछ बिना उसको जानकारी के उसके सिस्टम को हैक कर लिया, बैंक के सिस्टम को टारगेट करके पूरा डेटा ले लिया। तो ये जुड़ा हुआ फैमिलियर शब्द हो चुका है, इसलिए मैंने हैकिंग को लिया है। तो हैकिंग इज द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड देन एक्सप्लॉइटिंग वीकनेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। अर्थात एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में जो कमजोरियों को पहचानना और उसके डेटा तक पहुंच प्राप्त करना, हैकिंग या अनाधिकृत
एक्सेस कहलाता है। अब इसमें परमिशन नहीं ली आपने, अनुमति नहीं ली, जानकारी नहीं उस व्यक्ति को जिसका वो है, इसको कहते हैं हैकिंग। अब हमें लगता है कि हैकर तो मतलब बहुत बड़ा टेक्निकल कोई होगा, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर होगा, ऐसा नहीं, वो भी एक्सेस करते हैं पर वो टेक्निकली करते हैं। लेकिन एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक भी होता है। आपने अपने दोस्त का मोबाइल में पैटर्न लॉक डालते हुए देख लिया और वो वॉशरूम गया है, अपने आपके बगल में रख दिया फोन और आपने उसके फोन को अनलॉक कर दिया। आपने अपने दोस्त को कर दिया, अपनी गर्लफ्रेंड के फोन को अनलॉक कर दिया, आपके वाइफ को एक फोन को आपने अनलॉक कर दिया। ये सभी चीजें अपराध की श्रेणी में आती हैं, जिसको हम कहते हैं अनऑथराइज एक्सेस। तो अब जो सामान्य अपराध होते हैं जैसे वायरस अटैक, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटा डिलीट करना, पर अगर हम बात करें कंप्यूटर से जुड़े हुए अपराध की, विशेष रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या दिए गए हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आईटी एक्ट की एक विशेष धारा है जिसको हम कहते हैं धारा 66 और 43। धारा 66 मतलब अपराध, 43 में कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। दो धाराएं हैं यहाँ पे, एक धारा है 66 और एक धारा 43, 66 एंड 43। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत बेसिक डिफरेंस है। यदि इफ एनी पर्सन dishonestly or fraudulently does any act referred in section 43, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years। तो इस धारा का में देखिए दो शब्द आए, एक डिसऑनेस्टली और दूसरा फ्रॉडलेंटली, मतलब बेईमानी से या कपटपूर्ण रूप, कपटपूर्वक। अभी जो मैंने आपको धाराएं पढ़ाई थी उसमें शब्द नहीं आए थे। तो इस धारा का आधारित धारा 43, 43, इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से या कपटपूर्ण रूप से धारा 43 में उल्लेखित कार्य करता है तो वह आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आएगा। यदि कोई बेईमानी या कपटपूर्ण कार्य नहीं है तो यह धारा 43 के तहत एक नागरिक की चूक होगी, गलती होगी या लापरवाही होगी, पर अपराध नहीं होगा। तो यदि मालिक की अनुमति के बिना किसी कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर नेटवर्क को के साथ में कौन से ये जो कार्य मैं भी आपको बताऊंगा किए जाते हैं तो ये अपराध होगा। पर दो चीजें आपको ध्यान रखना है, जानबूझकर किया फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली बेईमानी या कपटपूर्वक किया तो अपराध, लेकिन यदि गलती से हो गया, लापरवाही से हो गया तो वो अपराध नहीं होगा, लेकिन उससे जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई उस व्यक्ति को करनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये हुआ है। ये डिफरेंस है। तो अब हम समझते हैं कि साइबर मतलब कंप्यूटर से संबंधित कौन कौन से अपराध हैं। तो धारा 43 क्या कहती है? कंप्यूटर सिस्टम आदि के नुकसान के लिए दंड और मुआवजा। यदि कोई व्यक्ति मालिक की अनुमति के बिना या कोई अन्य व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क का प्रभारी है, देखिए आप अपने ऑफिस में कंप्यूटर के प्रभारी हैं, आपका मोबाइल फोन है पर्सनल तो आप उसके मालिक हैं, आपका लैपटॉप है तो आप उसके मालिक हैं। तो आपकी अनुमति के बिना यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे आपके कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन एक शब्द यहाँ पे बार बार आ रहा है, तो आपको पहले समझना होगा कंप्यूटर संसाधन में क्या क्या आएगा। कंप्यूटर संसाधन में की परिभाषा आईटी एक्ट के सेक्शन 2 में दी गई है, जिसके अनुसार जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर और डेटा शामिल है। अब आपका जैसे ऑनलाइन अकाउंट है तो आपका ऑनलाइन अकाउंट एक डेटा है और उस कंपनी के डेटाबेस पर स्टोर है जिस कंपनी पे आपने वो अकाउंट बनाया है। जैसे आपका बैंक अकाउंट आपने बैंक में बनाया है तो बैंक के सर्वर पर कंप्यूटर सिस्टम पर वो डेटाबेस में स्टोर है और उस पर्टिकुलर पोर्शन को आपको आईडी पासवर्ड देके एक्सेस करने की अनुमति दी गई है। तो उसके भी आप क्या हो गए? प्रभारी हो गए, मालिक हो गए और उपयोगकर्ता हो गए, ऑथराइज यूजर हो गए उसके। तो ऐसे यूजर की अनुमति के बिना कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर संसाधन प्रणाली में पहुंचता है, मतलब एक्सेस करता है या पहुंच प्राप्त करता है। यहाँ क्या शब्द उपयोग हुआ है? पहुंच प्राप्त करता है।
अब जरूरी नहीं है कि उसने आपका कंप्यूटर ऑन किया, एक्सेस देखा उसको और उसमें से डेटा कॉपी किया, ये जरूरी नहीं है। उसने आपके किस सिस्टम में लॉगिन कर लिया, आपके अकाउंट में लॉगिन कर लिया, भले ही राशि ट्रांसफर नहीं करी, आपके फेसबुक अकाउंट को लॉगिन किया, भले ही उसमें से किसी को कुछ पोस्ट नहीं किया, तो जैसे ही वो पहुंच प्राप्त करता है तो वो अपराध कारित करता है, यदि उसने जानबूझकर किया है। अब वही हम कहें, जैसे मान लो कि आपने अपने सिस्टम पर एक पासवर्ड ही डाल के नहीं रखा, उसने ऑन किया, भाई कुछ अर्जेंट काम था और उसको लगा कि पासवर्ड होगा, पर नहीं था, तो लॉगिन हो गया गलती से, उसने बंद कर दिया, भाई गलती से हो गया। तो ये मान लो आपने उसको फोन यूज करने के लिए दिया, आपका जीमेल ऑलरेडी लॉगिन था, तो उसने जीमेल गलती से खोल दिया, तो उसमें ऑलरेडी आपने लॉगिन करके रखा हुआ था, आपने उसको यूज करने के लिए दिया था। तो जहां पे जानबूझ के किया गया, एक्सेस किया गया, पहुंच प्राप्त की गई, वो अपराध। फिर उस कंप्यूटर प्रणाली को एक्सेस करना, उससे कोई डेटा डाउनलोड करना, कॉपी करना या एक्सट्रैक्ट करना। आप किसी ने पेन ड्राइव में कुछ डेटा ले लिया, कुछ फाइल आपके ईमेल को लॉगिन किया, डाउनलोड कर ली कोई फाइल, ये भी अपराध होगा। किसी कंप्यूटर प्रणाली या नेटवर्क में कंप्यूटर वायरस का प्रवेश करवाता है, तो कंप्यूटर में वायरस डालना या वायरस डलवाना, दोनों अपराध है। इसी प्रकार कंप्यूटर प्रणाली में स्टोर डेटा या किसी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है या डिलीट या पहुंचवाता है, दोनों कार्य करना भी और करवाना दोनों अपराध है। या उसकी जो नॉर्मल वर्किंग है, उस नॉर्मल वर्किंग को रोकने की कोशिश करता है या उसमें रुकावट पैदा करता है, वो भी अपराध है। कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में पहुंच के लिए जो ऑथराइज यूजर है, उसको एक्सेस करने से रोकना, जिसको हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, पुलिस ने फ्रीज कर दिया बिना बताए, भले ही पुलिस ने कर दिया, पर पुलिस को बताना होगा ना क्यों किया। या बैंक ने फ्रीज कर दिया बिना किसी कारण से। आपकी सिम कार्ड है, उसको बिना किसी कारण से किसी ने बंद कर दिया, आप उस सिम को उपयोग करने के लिए अधिकृत यूजर हो, ऑथराइज यूजर हो, इससे फ्रॉड हो सकता है। अभी एक घटना हुई थी, इसमें एक व्यक्ति थे, मेरे पास ये केस आया था पिछले साल। एक अंकल आए, उन्होंने बताया कि वो उनका अकाउंट जो है बैंक में था और उस बैंक से 92 लाख रुपीस उनके अकाउंट से निकल गए चेक के माध्यम से। क्यों, ऐसा कैसे संभव हुआ? तो उनकी जो सिम थी, मतलब चेक के माध्यम से रुपए निकले थे। तो आपको पता होगा, जब चेक के मध्य आप किसी को चेक जारी करते हो और वो चेक बैंक में प्रस्तुत करता है, सामने वाला प्रेजेंट करता है, तो आपकी बैंक आपको मैसेज करती है कि आपके द्वारा ये चेक इशू किया गया था, जो आज क्लियर होने के लिए आया है, यदि आपने नहीं किया तो इसको आप कैंसिल करा सकते हैं। तो फ्रॉडस्टर्स ने उनकी सिम बंद करवा दी। तो यहाँ एक फर्जी रिक्वेस्ट पे या कंपनी तो मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक एयरटेल थी, तो एक ऑथराइज यूजर की सिम बंद कर देना, डीएक्टिवेट कर देना, उसकी सर्विस को एक्सेस करने से रोकना है। अगर वो सिम बंद नहीं होती तो उनके पास अलर्ट मैसेज आता, तो उनकी वो समझ जाते किसी ने फर्जी चेक लगाई और उनको 92 लाख का नुकसान नहीं होता। बाद में बैंक ने उनका 92 या 96 लाख था, वो पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड किया, यूको बैंक का मामला था। तो इस तरह किसी भी व्यक्ति को उनके आईडी पासवर्ड चेंज करके या सर्विस बंद करके उसकी ऑथराइज सर्विस को एक्सेस करने से रोकना भी अपराध होता है। किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर सिस्टम में किसी व्यक्ति की पहुंच को सुकर बनाना या फैसिलिटेट करना या सहायता प्रदान करना। इसका मतलब है कि आपने उसको असिस्टेंस दिया। मान लो कहीं चोरी हो रही है और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने कुछ नहीं किया, चोरी में उसका कोई रोल नहीं है, पर वो क्या करता है, जब भी चोर अंदर जाते हैं तो 5 मिनट के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद कर देता है या लाइट बंद कर देता है उस कॉलोनी की, तो कोई देख नहीं पाता कि वो कब घुस गए। तो वो चोरी में शामिल नहीं है, पर उसने असिस्टेंस या सहायता कर दी। तो यहाँ पे जो अभी मैंने घटना बताई, इसमें जो अपराधियों ने सिम बंद कराई, उन्होंने अपराध किया क्योंकि जानबूझ के सिम बंद कराई उसकी। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनी है, उसके द्वारा बिना वेरीफाई किए उनकी सिम बंद कर दी एक फर्जी रिक्वेस्ट पे,
तो यदि जानबूझ के नहीं किया तो अपराध तो नहीं होगा, पर लापरवाही है, और उसकी लापरवाही से किसको नुकसान हुआ? उस व्यक्ति को 96 लाख का। तो उसकी भरपाई की जिम्मेदार कौन होगा? टेलीकॉम कंपनी। ऐसे बहुत सारे मैटर अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे इंटरनेट बैंकिंग आपने सुना होगा, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड में वन टाइम पासवर्ड के लिए फ्रॉडस्टर के द्वारा डुप्लीकेट सिम इशू कराई जाती है। वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की डुप्लीकेट सिम इशू करा लेते हैं, और उस डुप्लीकेट सिम पर फर्जी दस्तावेजों पे करा लेते हैं, फिर उस पर ओटीपी आता है, उसका उपयोग करके अकाउंट एक्सेस करते हैं। तो अब टेलीकॉम कंपनी ने वो फर्जी दस्तावेजों को प्रॉपर वेरीफाई नहीं किया और सिम जारी कर दी। जब आपकी नई सिम, आप जो डुप्लीकेट सिम इशू कराते हो, आपकी सिम गुम गई और आप नई सिम इशू कराते हो, तो 24 घंटे के लिए एसएमएस सर्विस उस पर बंद रहती है, इनकमिंग एसएमएस सर्विस बाढ़ रहती है। पर कई घटनाएं, कई मामले ऐसे मेरे सामने आए जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ, जिसमें 24 आवर के पहले ही सिम पे एसएमएस प्राप्त हो गए। तो ये भी एक अपराध हुआ, सॉरी लापरवाही हुई कि आपने कैसे दे दिए। तो इस तरीके से वो टेलीकॉम कंपनी भी जिम्मेदार होगी, क्योंकि उसने लापरवाही की, उसने नियमों का उल्लंघन किया और वन टाइम पासवर्ड प्राप्त करने में सहायता दी करी, और उस वन टाइम पासवर्ड का उपयोग करके उस अपराधी ने आपका सिस्टम या आपका अकाउंट एक्सेस किया इंटरनेट बैंकिंग का। तो ये होता है सहायता करना। लापरवाही से गलती से हुआ तो नुकसान की भरपाई, और यदि जानबूझकर किसी ने किया तो अपराध। आपके प्रिंसिपल सर का जो कंप्यूटर है, आपके प्राचार्य का, आपके ऑफिस के हेड का, तो आपको पता है कि उनका पासवर्ड क्या है। अब कोई वो आज छुट्टी पर है, कोई व्यक्ति, कोई आते हैं अधिकारी, वो कहते हैं यार मुझे अर्जेंट कुछ काम करना है और मुझे पासवर्ड चाहिए, तो उन्होंने बोला साहब सर नहीं है, क्या करें? तो आपने कहा सर मैं बता देता हूँ, मुझे जानकारी है, और आपने आईडी पासवर्ड उनको दे दिया और उन्होंने कुछ गलत कार्य कर दिया। तो आपने गलती से दे दिया, आपको पता नहीं था कि वो कुछ गलत करने वाले हैं, तो आप भी आरोपी बनोगे, आप उस नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार होगे। और यदि जानबूझ के आपने दिया कि सर आप तो ले लो, आपको पता है वो गलत करने वाला है, तो ये अपराध हो जाएगा। तो कभी भी ना दें। किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई सेवाओं के प्रभारों की किसी अन्य व्यक्ति के खाते में डालना, मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन है, आप कोई सेवा ले रहे हो, उसका उस दूसरे के बिलिंग को आपके नाम पे करें, आपकी सेवा को कोई और उपयोग करे, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज होती हैं। किसी कंप्यूटर संसाधन में विद्यमान किसी सूचना को नष्ट करना, हटाता है, उसमें परिवर्तन करता है, उसके महत्व या उपयोगिता को कम कर देता है, उसे किन्हीं साधनों द्वारा हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। कई बार कई बार ऐसा होता है जिसमें आपने देखा होगा डेटा के महत्व को खत्म कर दिया जाता है। जैसे आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, तो थ्री इडियट मूवी में जो आमिर खान रहता है, वो एक जो स्पीच का एक सीन है उसमें, तो वो एक स्पीच में शब्द को बदल देता है और उस शब्द को रिप्लेस कर देता है दूसरे शब्द से। जब वो व्यक्ति जो जब स्पीच को रीड करता है तो सब लोग उस पर हंसते हैं, जबकि वो एक गंभीर स्पीच बनाता है, एक अच्छी स्पीच बनाता है, और उसमें एक शब्द के परिवर्तन करने से वो मजाक का विषय बन जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा है और उसकी उपयोगिता, उसमें छेड़खानी या परिवर्तन करके, नष्ट करके हम उसकी उपयोगिता को खत्म कर दें, तो ये भी अपराध हो जाता है। किसी कंप्यूटर संसाधन के लिए प्रयुक्त किसी कंप्यूटर सोर्स कोड को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे तो उसको चुराता है, नष्ट करता है, परिवर्तन करता है, तो ये भी अपराध होगा। तो ये अलग अलग अपराध हैं जो कंप्यूटर से संबंधित है। तो ये चूंकि हम कंप्यूटर को लगातार उपयोग करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, कई लोग ये एक्टिविटीज अनजाने में कर देते हैं, पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सिस्टम पे व्हाट्सएप लॉगिन छूट गया और मैं जाके बैठा तो मैंने उसकी व्हाट्सएप को पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप उसका लॉगिन था, पर आपने लॉगिन देखा और आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब आपने पहुंच प्राप्त कर ली। आपको बंद कर देना चाहिए उसका व्हाट्सएप, मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो ऐसी घटनाएं कई बार होती हैं, पर ये अपराध होता है। एक बार एक घटना आई थी जिसमें एक हस्बैंड वाइफ का केस चल रहा था। अब ये लोगों को आश्चर्य होता है कि हस्बैंड वाइफ के मामले में तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो वहां तो कुछ भी प्राइवेट रहता नहीं, पर ऐसा नहीं है, सबके अधिकार है।
तो एक डिवोर्स केस चल रहा था। डिवोर्स केस में आपको पता होगा कि ज्यादातर केसेस में महिलाएं पति के ऊपर ये चार्ज लगाती हैं कि वो उनको मंथली एक्सपेंस के लिए राशि दें, और वो राशि ज्यादा दें तो पति जो होते हैं वो अपनी इनकम को कम शो करते हैं ताकि कोर्ट राशि कम लगाए महीने पे। तो एक महिला ने क्या किया कि उसने महिला ने उस अपने पति के इनकम टैक्स अकाउंट को हैक करवाया सीए से, और वहां से उसका आईटीआर की कॉपी निकाल के कोर्ट में लगा दी। तो उसको कोर्ट ने कंसिडर देखा। अब इसके बाद में उसके जो हस्बैंड थे वो मेरे पास आए, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आप इसमें शिकायत कर सकते हो, आपका गलत हुआ आपके साथ। तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की और बाकायदा उस पर एफआईआर हुई। तो इनकम टैक्स का अकाउंट उसका बिना अनुमति एक्सेस किया गया था पत्नी के द्वारा। तो ऐसे अलग अलग मामले आते हैं। तो अगर हम हैकिंग की बात करें तो एक और ऐसे कई केसेस, एक केस आपके सामने है। इसमें एक सिटी बैंक थी जिसमें कि सिटी बैंक के कर्मचारियों द्वारा अपने ही बैंक के एक कॉल सेंटर मैनेज करती थी सिटी बैंक का एम्फेसिस कंपनी। वहां के कर्मचारियों ने कुछ कस्टमर्स का डेटा लिया, उस डेटा का मिसयूज करके उनको ठग लिया, जिसके लिए उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। आईटी एक्ट की धारा 43A लागू हुई उस पर, और चूंकि जानबूझ के उन्होंने किया था तो धारा 66 भी लागू हुई, मतलब अपराध 3 साल की सजा का। 43A मतलब वो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी उनको करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं दूसरा कंप्यूटर संबंधित अपराध। तो चुराए गए कंप्यूटर संसाधन, मतलब ऐसे कंप्यूटर रिसोर्सेस, ऐसे उपकरण जैसे पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, कंप्यूटर इत्यादि को चोरी का जो है, और ये हमें पता है कि वो चोरी का है, प्राप्त करना अपराध होता है। बहुत सिंपल शब्दों में कहा गया है कि यहाँ पे बात की गई है कि यदि आपको पता है या ये कारण है आपके पास कि ये जो मैं सामान ले रहा हूँ वो चोरी का हो सकता है, मतलब मैं अगर सामान्य कहूँ कि कोई 1 लाख रुपए का मोबाइल है, वो आपको वो मात्र 8,000 रुपए में मिल रहा है, तो आपके पास एक रीजन है कि ये चोरी का तो नहीं है। इसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति है और वो चूंकि आप अपने ऑफिस का कंप्यूटर उपयोग करते हैं, एक्सेस करते हैं, और कोई दोस्त है आपका, वो कहता है यार मान लीजिए आप स्कूल में काम करते हैं, आप कोचिंग में काम करते हैं, या आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, एक एजेंट कहता है कि भाई तुम अपने पेशेंट का डेटा दे दो मुझे, मैं उन पे इंश्योरेंस के लिए कॉल लगा लूंगा। अब वो व्यक्ति जानता है कि यार हॉस्पिटल का डेटा लेना वैलिड नहीं है क्योंकि वो गलत हो जाएगा, चोरी है, पर फिर भी वो आपसे कह रहा दे दो। तो आपको ही पता है कि मेरा हॉस्पिटल मेरा अलाउड नहीं करता है, फिर भी आपने उसमें से पेशेंट का डेटा कॉपी किया और दे दिया। तो कंप्यूटर से पेशेंट का डेटा कॉपी करना आईटी एक्ट की धारा 66 में अपराध होगा, डाउनलोड करना, कॉपी करना। तो जिसने कॉपी किया उसने अपराध कृत्य किया, और जिसको उसने बेचा उसको पता है कि चोरी का डेटा है, फिर भी उसने खरीद लिया या ले लिया आपसे, तो वो भी अपराध करेगा, क्योंकि कंप्यूटर संसाधन की बात की है। और संसाधन में कंप्यूटर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो आपके मोबाइल फोन इत्यादि हैं, पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, डेटा, डेटा सॉफ्टवेयर इत्यादि सब कुछ आता है। कोई व्यक्ति आपसे कहता है, आप स्कूल में काम करते हैं, कि आप यार मुझे 12th क्लास के जो बच्चे हैं ना उनका डेटा चाहिए, मैं केमिस्ट्री कोचिंग पढ़ाता हूँ, उनको कॉल कर लूंगा, मैं केमिस्ट्री कोचिंग के लिए बुला लूंगा। आपने कहा ठीक है यार, मेरे पास सब कुछ है, मैं तो वहीं उसी स्कूल में काम करता हूँ ऑपरेटर का, और आपने वो पेन ड्राइव में कॉपी करके दे दिया। तो आप वहां पे काम करते हैं, इसकी आपको अनुमति है, पर डेटा कॉपी करके बेचने की या किसी को देने की आपको अनुमति नहीं है। तो बिना अनुमति आपने डेटा को कॉपी किया, डाउनलोड किया, ये अपराध आपने किया, और उस व्यक्ति ने आपसे डेटा खरीद लिया, ये उसने अपराध किया। तो जो चुराए गए डेटा को, जो आपको पता है कि चोरी का है, आपको कारण है, आपको ये रीजन है प्रॉपर कि आपको समझ में आ रहा है कि चोरी का है, फिर भी आप खरीदते हैं, तो वो अपराध होगा, जिसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब हम बात करते हैं चुराए गए पहचान की चोरी के लिए दंड, जिसको हम कहते हैं 66C। पहचान की चोरी का मतलब है कि किसी की आइडेंटिटी को उपयोग करना, मतलब पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, whoever fraudulently or dishonestly make use of, देखिए यहाँ पे शब्द फिर आ गया,
फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली, यदि आपने बेईमानी या कपटपूर्ण तरीके से किया है, गलती से हुआ है, परमिशन से हुआ है, तो वो अपराध नहीं होगा। तो फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली मेक यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड और एनी अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर। आप किसी का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कई बार ऑफिस में होता है, सीए करते हैं कि अपने कंपनी के डायरेक्टर्स का डिजिटल सिग्नेचर रख लेते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं। कभी कोई अधिकारी का घटनाएं आती हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की न्यूज मैंने देखी, जिसमें कि एक अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करके लगभग 15-20 लाख का कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा गबन किया गया। एक ग्वालियर शिवपुरी या मुरैना की घटना आई थी, उसमें भी लाखों रुपए का गबन किया गया था डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करके। अपराध है पासवर्ड उपयोग करना, किसी की अनुमति के बिना उसका पासवर्ड उपयोग करना। कई बार हम किसी अधिकारी की या किसी व्यक्ति की आईडी का उपयोग कर लेते हैं, उसकी जानकारी के बिना पासवर्ड का उपयोग कर लेते हैं, ये भी अपराध है। और एनी अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर, मतलब उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई कोड दिया मुझे, मेरे पास एक कोड है, मेरे आधार कार्ड है, आधार कार्ड में मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो मेरा उस आधार कार्ड के नंबर से लोग मुझे पहचान सकते हैं, वो यूनिक है मेरे लिए। उसका दुरुपयोग करना फर्जी सिम खरीदने में, या और अगर हम सिंपल बात करें तो किसी का रोल नंबर है, वो उसके लिए यूनिक है, उस रोल नंबर से उसकी पहचान हो जाती है, उस रोल नंबर का उपयोग करके किसी व्यक्ति को बिठा देना एग्जाम में, ये भी अपराध होगा। तो जो विशेष पहचान संख्या है और जो अद्वितीय है, उसका उपयोग भी कोई करता है तो ये भी अपराध होगा। कंप्यूटर संसाधन का प्रयोग कर प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड। अब यहाँ पे शब्द आ गया, दो शब्द आ गए, कंप्यूटर संसाधन। संसाधन में मैं फिर आपसे कहूंगा कि कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर डेटा, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर इत्यादि, इनका यदि प्रयोग करके कोई छल करता, दो शब्द है, प्रतिरूपण भी है, छल भी है। छल मतलब चीटिंग और प्रतिरूपण मतलब नया नया आइडेंटिटी क्रिएट करना। तो आपने देखा होगा आजकल एक अपराध चलता है कि फेसबुक पर कोई आईडी बनाता है और उस आईडी आपके नाम से आईडी बना देता है, आपके अधिकारी के नाम से बना देता है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक केस आया था, उसमें एक शासकीय अधिकारी हैं, मतलब आई थिंक कलेक्टर थे या डिप्टी कलेक्टर थे, उनके नाम की किसी ने आईडी बना दी। कभी कोई जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से बना देता है, कभी कोई एसपी के नाम से बना देता है, और फिर उनसे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, आपके उनके सर्किल वाले लोगों को, और रुपए डिमांड करता है। तो उसने पहले एक फेक आइडेंटिटी बनाई, मतलब प्रतिरूपण बनाया, उसके बाद उसका उपयोग करके रुपए इकट्ठे किए। ऐसे ही यदि कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उस फिर आपको ब्लैकमेल करता है, गलत वीडियो बनाता है, ये भी प्रतिरूपण द्वारा छल होगा। तो कंप्यूटर का उपयोग करके यदि कोई चीटिंग का कोई कार्य करता है, कई बार सुना होगा आपने फर्जी वेबसाइट बना दी, और एक रोजगार डिपार्टमेंट की वेबसाइट बन गई थी जिसमें लोगों के 500-500 रुपए के रजिस्ट्रेशन करा दिए लोगों ने रोजगार के नाम पे। तो ये सभी फेक आइडेंटिटी बनाना होता है, प्रतिरूपण होता है। इसलिए आपको कभी भी गलत जानकारी डाल के कोई आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहिए, कोई गलत फोटोग्राफ डाल के अपनी प्रोफाइल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यदि आप कुछ गलत डाल के बनाते हो तो वो एक आइडेंटिटी बनती है, और वो आइडेंटिटी बनती है, वो प्रतिरूपित होती है, क्योंकि असलियत में वो नहीं है। तो किसी व्यक्ति की बनाना या ऐसी आइडेंटिटी बनाना जो है ही नहीं, वो प्रतिरूपण कहलाता है। इसका उपयोग भी, इसके लिए भी 3 साल तक की सजा है। एकांतता के उल्लंघन के लिए दंड। तो अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन के लिए दंड, ये हम ऑलरेडी 67 ए और 67 बी, 3 अपराध होते हैं जो अश्लीलता के लिए होते हैं, साइबर पोर्नोग्राफी के लिए होते हैं। साइबर पोर्नोग्राफी मुख्य रूप से जो मैंने आपको बताया था कि अश्लील या ऑब्सीन या ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट को यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई प्रकाशित करता है तो साइबर पोर्नोग्राफी है, जिसके लिए मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 67, 67 ए और 67 बी है। इसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। एक धारा यहाँ पे एक सेक्शन रह गया है जो है 66 ई, 66 ई, जिसको हम कहते हैं एकांतता के उल्लंघन के लिए दंड। ये धारा महत्वपूर्ण है, ये सेक्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्राइवेसी को भी कवर करता है,
पर प्राइवेसी एक बड़ा विषय है। अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग प्राइवेसी अलग हो सकती है। जो चीज आपके जिला स्तर पे प्राइवेट नहीं होगी, प्राइवेट होगी, वो भोपाल में प्राइवेट नहीं होगी। जो भोपाल में प्राइवेट होगी वो मुंबई में नहीं होगी, और जो मुंबई में प्राइवेट होगी वो फॉरेन कंट्री में नहीं होगी। तो ये सभी चीजें अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं। इसके लिए जो पनिशमेंट, इसलिए जो सेक्शन 66 है उसको कहा गया है पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड। अब अगर आप जाएं फॉरेन, गोवा चले जाएं, तो वहां पे माहौल अलग मिलेगा आपको, यहाँ पे अलग माहौल मिलेगा। तो एकांतता किसको कहा गया है उसे परिभाषित कर दिया गया है एक्ट में। वो क्या होगा, एकांतता किसको कहा गया है, सबसे पहले हम इसको समझें। तो एकांतता का अतिक्रमण करने वाली जो परिस्थितियां होती हैं वो क्या हो सकती है, अंडर सर्कमस्टेंसेस वायलेटिंग द प्राइवेसी ऑफ द पर्सन। किन परिस्थितियों में प्राइवेसी का वायलेशन होगा, से ऐसी परिस्थितियां अभिप्रेरित हैं जिनमें किसी व्यक्ति को यह एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वह इस बात की चिंता किए बिना कि उसके गुप्तांग का कोई चित्र या फोटो खींच रहा है या खींच सकता है, वह अपने वस्त्र उतार सकता है या उतार सकती है। मतलब कि जैसे होटल में रूम है, वॉशरूम है इत्यादि में, आदमी जाता है, सोचता है चलो ठीक है, यहाँ पे मैं अपने कपड़े चेंज कर सकती हूँ, रूम में कोई नहीं है, वॉशरूम में कोई नहीं है, और वो स्वतंत्र है, पर वहां कोई फोटो कैप्चर कर लेता है। वैसे ही एक बेडरूम है, बेडरूम किसी के लिए प्राइवेट होता है, वहां वो उनके लिए निजी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ हमारे कोई भी फोटो कैप्चर या हम यहाँ पे अपने वस्त्र उतार सकते हैं। इसी प्रकार इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह किसी सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान में है, उसके गुप्तांग का कोई भाग जनसाधारण को दृश्यमान नहीं होगा। मतलब वो अपनी छत पर है और या कहीं जंगल में है, अब आपने एक कैमरा लिया और कैमरे को इतना जूम किया, इतना जूम किया, इतना जूम किया कि वो व्यक्ति आपको उसकी वास्तविक स्थिति दिख गई, जबकि सामान्य रूप से उसको आपको दिखाई नहीं देती, और आपने उसके फोटो ले लिए। तो एकांतता मतलब जिस जहां मुझे लगे कि मैं निजी या पब्लिक प्लेस पे हूं और यहाँ मुझे कोई नहीं देख सकता है, मेरे अंगों को कोई नहीं देख सकता, जो मेरे लिए निजी है, जो मेरे लिए निजी नहीं है वो नहीं है। तो एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड की अगर हम बात करें, तो जो कोई सासा या जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग के चित्र की सहमति, उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति की एकांतता का अतिक्रमण करने वाली परिस्थितियों में फोटो खींचेगा, प्रकाशित करेगा या प्रेषित करेगा, वो 3 वर्ष के कारावास से की सजा का प्रावधान है इसमें। तो बहुत स्पष्ट है कि यदि वो व्यक्ति अपने एकांतता वाले स्थान पर है, जिस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और उस परिस्थिति में यदि कोई उसकी अनुमति के बिना उसका फोटो कैप्चर भी करे, यहाँ पे शब्द यूज हुआ है कैप्चर, सर स्पष्ट लिखा हुआ है, whoever intentionally or knowingly captures, publish or transmit the image of her consent or image of a private area of any person without his or her consent। यहाँ his और her दोनों की बात की गई है, कोई फीमेल हो या मेल, पर उसकी एकांतता वाले क्षेत्र का में जाकर उसके बिना अनुमति फोटो कैप्चर करना, पब्लिश करना, ट्रांसमिट करना अपराध है। एक मामला हुआ था केरल में, जिसमें एक व्यक्ति, 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई। इसमें शिकायतकर्ता जो मतलब पीड़ित था, पीड़ित के घर में प्रवेश करके एक आरोपी ने उसका वीडियो बनाया और अपने दोस्त को भेजा, और उसके दोस्त ने फिर उसके मतलब जो शिकायत पीड़ित लड़की थी, महिला थी, और उसके पति के निजी कृत्यों को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और उसने अपने दोस्त को दिया, और उसके दोस्त ने उस महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने शिकायत करी, तो धारा 66 ई के अंतर्गत उनका अपराध के लिए सजा, अपराध दर्ज हुआ। तो ये आईटी एक्ट के अलग अलग धाराओं के अपराध थे। इसके अलावा अन्य जो विशेष जो अपराध अलग अलग धाराओं में दिए गए हैं, जैसे ईमेल द्वारा धमकी भरे संदेश भेजना अपराध है,
ईमेल द्वारा मान हानिकारक संदेश भेजना भी अपराध है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी करना मतलब फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करना अपराध है। फर्जी वेबसाइट है, साइबर धोखाधड़ी करना भी 420 अपराध है आईपीसी में। ईमेल स्पूफिंग या मतलब स्पूफिंग मतलब पहचान को छुपाकर ईमेल करना, ईमेल स्पूफिंग करना, वेब जैकिंग करना या ईमेल का दुरुपयोग करना, ये सभी चीजें अपराध की श्रेणी में आती हैं। तो इन सभी चीजों से आपको सावधान रहना है। तो अभी हम बात कर रहे थे कंप्यूटर से संबंधित अपराधों की। अगर हम इन चीजों को समझें तो हम अपराधी बनने से भी सुरक्षित हो सकते हैं और हम खुद की सुरक्षा भी कर सकते हैं। अब साइबर अपराधों के विभिन्न रूप और संचालन के तरीकों की हम बात करेंगे और विशेष रूप से बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट पर। इसमें बहुत सारे अपराध ऐसे मिलेंगे जिसमें 90% अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑनलाइन हैरेसमेंट और स्टॉकिंग, ये दोनों के खिलाफ होता है। अभी एक लड़का कुछ टाइम मेरे पास आया और उसको ये शक है कि उसका फोन किसी के द्वारा हैक कर लिया गया है। वो कहता है सर जब जब मैं फोन परिवर्तित करता हूँ मेरा फोन कोई हैक कर लेता है, मैं कहाँ जाता हूँ उसको मालूम चल जाता है, क्या करता हूँ उसको मालूम चल जाता है, नया फोन बदलता हूँ उसको मालूम चल जाता है। अब ये उसको मेंटली इतना परेशान हो चुका कि वो सही गलत डिसीजन लेने में भी परेशान हो रहा है। बहुत कई बार साइबर अपराध के गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। तो ऑनलाइन हरसमेंट और स्टॉकिंग, हरसमेंट मतलब किसी को प्रताड़ित करना अलग अलग तरीकों से। कभी इसमें कोई आपके फोन में रिमोट सॉफ्टवेयर डाल देता है, कभी कोई इसमें आपका व्हाट्सएप मैसेज डाल देता है, व्हाट्सएप की लाइव लोकेशन शेयर कर देता है। तो यदि हम बात करते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराध की, ठीक है, यदि हम बात करते हैं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराध की, तो आप पाओगे कि इसमें सबसे ज्यादा जो अपराध होते हैं वो महिलाओं के साथ घटित होते हैं। कौन से होते हैं वो? स्टॉकिंग आपने सुना होगा, आपने तो यहाँ अगर आप एक न्यूज देखें तो साथ काम करने वाली युवती की पुरानी आईडी चालू करते थे चैटिंग, युवती की अश्लील वीडियो अपलोड करने वाला गिरफ्तार, युवती की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर करने लगे अश्लील चैटिंग। अगर आप कॉमन करेंगे तो जो साथ काम करने वाले हैं या अनजान लोग हैं जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं उसमें 90 या 80% रेशो में कोई ना कोई उनकी पहचान का कोई रिश्तेदार, कोई काम करने वाला जो किसी ना किसी प्रकार से उनसे गुस्सा होता है या उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, वो उनके खिलाफ अपराध करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो होते हैं वो सेल फोन आधारित अपराध और एक सोशल मीडिया वाले अपराध, ये दो अपराध सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यदि साइबर अपराध के विभिन्न रूप में संचालन की बात करें तो सबसे पहले सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन हरसमेंट, जिसमें आपके रिमोट मॉनिटरिंग ऐप का, अब एक काफी टाइम हो गया, एक महिला एक लड़की, मैं एक सेमिनार दे रहा था एक कॉलेज में, तो एक लड़की मेरे पास आती है कि सर मेरे ना सिस्टम से मेरे सिस्टम से कुछ इंफॉर्मेशन किसी ने ले ली, पता नहीं कैसे, आपको ही नहीं पता कि आपके सिस्टम से कैसे चली गई। ऐसे ही एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैं सेमिनार देने गया तो एक लड़की का कहना था कि सर मैं अपने दोस्त के साथ कहीं गई थी और वो दोस्त जो है वो कुछ हमारे फोटोग्राफ थे मेरे पास थे और वो किसी ने पब्लिश कर दिए, मेरे घर वालों के पास पहुंच गए। मुझे यकीन है कि जो मेरा दोस्त था उसने नहीं किया। तो मैंने उसको बोला संभव ही नहीं है। क्या संभव है? जिसको आपने दिया उसने नहीं किया तो कैसे हुआ फिर जब आपने किया नहीं? तो कई बार जब रिलेशन कॉमन रहते हैं, वो आज आपके रिलेशनशिप में है तो आपके लिए बेहतर है, और जब रिलेशनशिप में नहीं है तो लोग एक एक साल वेट करने के बाद आपसे दुर्भावना निकालते हैं, आपके उन्हीं फोटोग्राफ उन्हीं कंटेंट की जो आपने हैप्पी मोमेंट में लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। इसी प्रकार से रिमोट ऐप डालते हैं, रिमोट एक्सेस ऐप,
अब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सर पता नहीं, मैं कहीं जाती हूँ, मैं कहीं जाता हूँ, मुझे पर उस एक कोई व्यक्ति है जिसको मालूम चल जाता है मैं कहाँ गई, किसके साथ थी, कौन सी मूवी देख, मैं इस टाइम पे इस मॉल में थी, इस टाइम पे मैं ऑफिस में थी, इस टाइम पे मैं घर पे थी। उसको मेरे चैट भी मिल जाते हैं, उसको मेरे फोटोग्राफ भी मिल जाते हैं। ये कैसे संभव है? तो एक स्पाई सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम की लॉगर भी बोलते हैं और अलग अलग नाम से आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये आपके मोबाइल फोन पर डाल दिए जाते हैं। देखिए, आपका जो मोबाइल फोन है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है आज के समय पे आपके लिए। मोबाइल फोन आपके ऑनलाइन अकाउंट की चाबी है, मोबाइल फोन आपके सोशल मीडिया अकाउंट की चाबी है। तो आपके फोन पे स्पाइंग ऐप डाल देते हैं जिसमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं। आपके फोन से वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, आपके वेबकैम को चालू कर सकता है, स्नैपशॉट ले सकता है, आपके वेबकैम को ऑन करके आपके फोन का माइक्रोफोन भी स्टार्ट कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर इनविजिबल मोड में काम करते हैं, रिमोट। आप मतलब आपको नहीं पता चलेगा, एक ऑनलाइन अकाउंट या अपने ईमेल पे वो आपकी ये पूरी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करा सकता है। ये स्टील्थ मोड में काम करता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि इस टाइप की जो चीजें हैं ये ऑलरेडी चल रही हैं। तो इनसे आपको सेफ होना है। और इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपना फोन आप किसी को भी ना दें, अपना डेटा आप किसी को भी ना दें। आपका डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपका फोन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग करके ही लोग आपको परेशान करेंगे। कई केस पाए जाते हैं जिसमें व्हाट्सएप लोकेशन को लोग शेयर कर देते हैं, और व्हाट्सएप की लोकेशन की लाइव लोकेशन जब शेयर करते हैं तो 8 घंटे तक शेयर रहती है। मैं आपका दोस्त हूँ, आपने मुझे दे दिया मोबाइल, या आप रख के नाश्ता करने चले गए, चाय पीने चले गए, मैंने 30 सेकंड लगेंगे मुझे आपकी करंट लाइव लोकेशन शेयर करने में, अब 8 घंटे तक देखूंगा आप किसके साथ थी। ठीक है ना? या आपका व्हाट्सएप लॉग इन कर लूंगा अपने फोन में। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये इन चीजों से आपको बचना है। इसी प्रकार से आइडेंटिटी थेफ्ट के मामले आते हैं, चाइल्ड अब्यूज के मामले आते हैं। लोग फीड फोटोज एडिट करके, मॉर्फ एडिट करके आपके फोटोज अपलोड करते हैं। ये कॉमन कुछ अपराध होते हैं जो ज्यादातर पाए जाते हैं। इसी प्रकार सोशल मीडिया पे अगर हम बात करें तो जो फोर्ज या कहें फर्जी सिम, सॉरी फर्जी फोटोग्राफ तैयार करना, फेक प्रोफाइल बनाकर केस करना, या किसी की प्रोफाइल बनाकर उसको उसके बारे में गलत कंटेंट डालना, या किसी को टारगेट करके सोशल मीडिया से सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाना, ये अलग अलग अपराध, अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये सोशल मीडिया से होने वाले अपराध थे। अब हम बात करेंगे साइबर क्राइम बेस्ड ऑन सेल फोन। आपके मोबाइल फोन पर आधारित जो अपराध है वो है आपकी हैकिंग और सोशल मीडिया अकाउंट। आपके जो आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हैक हो जाते हैं, उनकी हैकिंग हो जाती है। उसके लिए आपका मोबाइल फोन सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसका प्रभाव बहुत गंभीर पड़ता है। तो हमें कई बार पता नहीं चलता कि हम अपना ओटीपी कब दे चुके हैं या अपना पासवर्ड कब दे चुके हैं, पर आप दे चुके होते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा अनऑथराइज एक्सेस ऑफ बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट को भी अनऑथराइज मतलब बिना अनुमति एक्सेस किया जा सकता है आपके मोबाइल फोन का उपयोग करके, आपकी सिम कार्ड का उपयोग करके। इसके अलावा रिमोट लॉगिन करके आपके मोबाइल फोन पर कोई आपको मोबाइल फोन को कंट्रोल करेगा, पहले आपसे एक ऐप इंस्टॉल कराएगा अलग अलग रीजन से, है ना, पर कराएगा, और फिर उसके बाद बैंक फ्रॉड भी कर सकता है वो आपके साथ में। तो इस तरीके से मोबाइल फोन का उपयोग करके अलग अलग फ्रॉड हो सकते हैं। एक और फ्रॉड है जो कॉमन आजकल चल रहा है, वो है डेटिंग, ऑनलाइन डेटिंग और ऑनलाइन जॉब स्कैम। बड़ी बड़ी रेपुटेड कंपनियों के नाम से, जैसे कि जो कंपनीज में आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया होगा, Indeed.com है, Naukri.com इत्यादि। अब ये लोग डेटा इनका कोई खरीद चुका है, ये बेच डेटा लीक हो चुका है, जिसका उपयोग क्रिमिनल्स करते हैं कि आपने इतने टाइम पहले रजिस्ट्रेशन किया था और आपको हमने कॉल किया, आपने लेकिन अटेंड नहीं किया, हमने आपको जॉब ऑफर करी, आपने जॉब एक्सेप्ट नहीं करी, इसलिए अब आपको हमें 50,000 रुपये पेनाल्टी देनी पड़ेगी या 10,000 रुपये पेनाल्टी देनी पड़ेगी, वरना हम आपके ऊपर केस करेंगे या आपको इसकी रिकवरी करनी पड़ेगी, पुलिस आपके दरवाजे में आ जाएगी। तो इन चीजों से बचना है, ये फेक होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन डेटिंग मतलब साइबर क्रिमिनल्स score social networking sites to meet cyber criminals use social networking site to meet and form relationship with people and later convince them to
सो आपको लेट एंड कन्विंस देम टू सेंड मनी। तो ये आपको कन्विंस करते, पहले दोस्ती करेंगे, फिर कन्विंस करेंगे, ऑनलाइन डेटिंग से आपसे मुलाकात करेंगे, कॉल करेंगे आपको कि आपको सेक्सुअल सर्विसेज देनी है, इसका आपको चार्ज मिलेगा। कभी आपको बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे लोगों से, बहुत अच्छी लड़कियों से, बहुत अच्छे लड़कों से आपको मिलाएंगे, फिर उन मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज से आपको बचना है। इसके अलावा मैं एक और केस आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं ऐसी चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आपको एक स्पष्ट हो जाएगा कि पहचान वाले लोग ही कहीं ना कहीं दुरुपयोग करते हैं चीजों का और आपके साथ कोई अपराध होता है। तो पैटर्न लॉक खोलने के बहाने लिया मोबाइल, पड़ोसी ने किए लड़की के व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील फोटो वायरल। अब ये लड़का है, इसने एक लड़की का फोन लिया रिपेयर कराने के लिए, उसका मेमोरी कार्ड ले लिया, उससे डेटा कॉपी किया और उसको पब्लिश कर दिया। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि यदि आपका फोन पुराना हो गया है, आपको नया फोन लेना है, तो लेडीज वुमन स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आप वो फोन आप बेचें नहीं, क्योंकि आप कितनी बार भी अपना कंप्यूटर मोबाइल फॉर्मेट कर दें पर उससे डेटा रिकवर हो जाता है। किसी को भी अपना फोन पुराना नहीं बेचना चाहिए। इसके अलावा आप हमेशा जब किसी को अपना कोई देते हैं तो उसमें से जो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो आप पहले कलेक्ट कर लें, मेमोरी कार्ड निकाल लें, उसके बाद ही आप किसी को उपलब्ध कराएं। तो जो सामान्य अपराध महिलाओं के खिलाफ हो सकते हैं वो हमने अभी डिस्कशन की है, जैसे सेक्सटॉर्शन, गलत वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना, पोर्नोग्राफी, फिशिंग, आपकी जानकारी कलेक्ट करना, फर्जी लिंक भेजकर, फर्जी फेसबुक सॉरी फर्जी वेबसाइट बनाकर किसी के बारे में जानकारी कलेक्ट करना, मोबाइल फोन हैक होना, साइबर स्टॉकिंग, धमकी, या एक नया ट्रेंड आजकल चला है साइबर सेक्स ट्रैफिकिंग। आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुना होगा पर आजकल साइबर सेक्स ट्रैफिकिंग चलता है। इसमें यह शारीरिक यौन तस्करी के से इस मायने में अलग है कि पीड़ित अपराधी के साथ शारीरिक रूप से संलग्न नहीं होता, फिजिकली कोई आपसे मुलाकात नहीं करेगा। लेकिन साइबर स्पेस तस्करी तब होती है जब कोई डीलर किसी केंद्रीय स्थान से यौन या अंतरंग गतिविधियों, सेक्सुअल एक्टिविटीज में शामिल पीड़ित की तस्वीरों को प्रसारित करता है, रिकॉर्ड करता है और फिर उस सामग्री को यौन शिकारियों को, ग्राहकों को ऑनलाइन बेचता है। अपराधियों ने महिलाओं को साइबर स्पेस तस्करी में भाग लेने के लिए पहले मजबूर करते हैं, फिर हेरफेर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो ब्लैकमेल करके भी कमाते हैं और आपके उस कंटेंट को बेचते भी हैं। ये दोनों अपराध है, इन चीजों से हमें सेफ होना चाहिए। तो ये अब हम बात करेंगे कार्यस्थल पर कौन कौन से, अभी हम बात कर रहे थे महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध। अब हम बात करेंगे कार्यस्थल पर होने वाले साइबर अपराध। तो कार्यस्थल पर यदि हम बात करें तो सामान्य रूप से ऐसे अपराध जो कार्य या वर्किंग के दौरान किए होते हैं। अब ये बहुत कॉमन है, जैसे साइबर स्टॉकिंग, जो मैं अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपसे, कि एक केस आया जिसमें महिला सहकर्मी को अश्लील मैसेज भेजने के लिए एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया, आईटी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत, क्योंकि वो अश्लील थे। तो साथ भेजने वाली महिलाओं को के खिलाफ कोई वीडियो बना भेज देता है, उनको गलत मैसेज भेजता है या उनके गलत वीडियोस बनाकर किसी को देता है। हैकिंग भी होती है, बिना अनुमति कार्यालयीन कंप्यूटर, ईमेल अकाउंट, किसी सहकर्मी के कंप्यूटर या ईमेल अकाउंट को एक्सेस करना भी अपराध है। इसके भी कई बार बहुत गंभीर परिणाम निकलते हैं, बहुत बड़े अपराध होते हैं। तो इसमें एक बीएचएल की महिला के साथ एक बहुत गंभीर अपराध हुआ जिसमें उसके जो अ, उसका जो कुछ मोबाइल फोन किसी ने हैक किया, उससे परेशान होकर उसने सुसाइड कर ली। तो गोपनीयता का उल्लंघन, ये सामान्य अपराध है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कार्यस्थल पर होने वाले अपराध में जो आपके गवर्न ऑफिस में जो रिकॉर्ड है, जो इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है, वो कॉन्फिडेंशियल होती है, गोपनीय होती है। आप जो लेटर बनाते हो, आप जो टेंडर डॉक्यूमेंट बनाते हो, आप कोई सूची तैयार करते हो, या मान लो कोई ऑफिस में इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए आपके अधिकारी के ईमेल पर कोई आईडी, मेल पर कोई जानकारी आई और एज अ ऑपरेटर आपने वो जानकारी ओपन करके देखी, तो आप जब वर्क करते हो उस कार्य के दौरान आप उसको उपयोग करते हो,
एक्सेस करते हो तो वो गोपनीय है। आप उसको किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी को अगर बता दोगे बिना अनुमति तो ये अपराध होगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है उसकी गोपनीयता बनाना है, उसका उल्लंघन करना अपराध होता है। किसी भी कर्मचारी का जो आपका सहपाठी उसके बारे में गलत जानकारी डालना अपराध होता है, फेक जानकारी डालना अपराध होता है। शासकीय विभाग के कर्मचारी द्वारा एक केस आया था जिसमें आईटी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, कंप्यूटर संसाधनों का दुरुपयोग। तो एक शासकीय विभाग के कर्मचारी, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केस था, इसमें उसने अपने अधिकारी की ऑफिशियल ईमेल आईडी से सभी स्टाफ को एक मेल किया उस अधिकारी के बारे में। पर आपको पता है एवरीथिंग इज ट्रेसेबल, वो ट्रेस हो गया तो उसमें उसको वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया और उसने ऑफिस की आईडी का दुरुपयोग किया जो गलत है। कंप्यूटर के ऑफिस में वायरस डालना, कंप्यूटर के सिस्टम में वायरस डालना, पेन ड्राइव में वायरस डालना इत्यादि भी अपराध है। आपके सिस्टम पे कोई वायरस डाल जाता है, डालता है तो ये भी अपराध है। इसी प्रकार से आप चूंकि एक वहां पे लोक सेवक के रूप में काम करते हैं, आप कोई जानबूझकर क्षति पहुंचाने के आशय से अशुद्ध फेक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाते हो, कूट रचना करते हो। एक टीकमगढ़ जिले का एक केस आया था जिसमें एक महिला के द्वारा कलेक्टर ऑफिस के आई थिंक जिला सीओ या डिप्टी कलेक्टर के हस्ताक्षरों को, स्कैन हस्ताक्षरों को उपयोग कर लिया गया एक आदेश जारी करने में। यह हाईकोर्ट तक मामला गया था क्योंकि उसका कहना था कि अधिकारी नहीं थे और इस वजह से दो जो ऑपरेटर थे उन्होंने उनकी स्कैन सिग्नेचर करके पत्र जारी कर दिया कि बाद में अनुमोदन ले लेंगे हम। तो यह गलत होता है, अपराध है किसी के स्कैन सिग्नेचर का उपयोग करके पत्र जारी कर देना। तो जो कोई मिथ्या दस्तावेज बनाता है वो अपराध है। इसके अलावा की ख्याति को अपहानि पहुंचाने के लिए, फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए फर्जी रिकॉर्ड बनाना। मान लीजिए एक केस आपके मैं जब सीएम राइज स्कूल के प्राचार्यों की परीक्षण कर रहा था तो उसमें किसी के द्वारा मुझसे पूछा गया, एक महिला अधिकारी थी, उन्होंने कहा सर मैं किसी प्रोग्राम में गई थी, वहां मेरे कुछ फोटोग्राफ लिए होंगे, प्रोग्राम में फोटोग्राफ लिए जाते हैं, तो उनमें से कुछ फोटोग्राफ के को उपयोग करके दूसरे कार्यक्रम में जोड़ करके दिखाया गया मेरे विरुद्ध। इसका मतलब एक प्रोग्राम से फोटो लेना और दूसरे प्रोग्राम या दूसरे कार्य में उसको दिखाना और उसकी मानहानि, उसके सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए करना भी अपराध होता है। भले ही वो पब्लिक फोटो है, लोग कहते हैं वो तो हमने सर इवेंट की फोटो ली थी, पर वो इवेंट की फोटो अलग पर्पज से थी, आपको उसको अलग जगह उपयोग करने के लिए उस महिला ने या उस व्यक्ति ने परमिशन नहीं दी है। कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को असली रूप में दिखाना, आपने कोई फर्जी रिकॉर्ड बनाया उसको असली रूप में दिखाते हो तो ये भी अपराध होगा। इसके अतिरिक्त हम 5 मिनट और कुछ केसेस डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। तो यदि हम कार्यस्थल पर अपराध की बात करें तो एक फेक प्रोफाइल की सहायता भोपाल का, जिसमें एक महिला थी, उसके घर पे लगातार रिपीटेड कॉल आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि उसके नाम की किसी ने एक फेसबुक प्रोफाइल बनाई और वो प्रोफाइल जो थी उस पर उसका नंबर डाला, एज अ कॉल गर्ल उसको प्रेजेंट किया गया। बहुत फोन आया, बहुत परेशान हुई, जांच हुई, तब मालूम चला कि वो उसके साथ पहले जबलपुर में रहती थी, उसके साथ कोई व्यक्ति काम करता था, उस व्यक्ति के द्वारा ये फेक प्रोफाइल बनाई गई थी। लेकिन एक और इसमें अपराध हुआ कि उस व्यक्ति के द्वारा ऑफिस के इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग किया गया। मतलब आपने अपने ऑफिस के कंप्यूटर संसाधन का दुरुपयोग किया, नेटवर्क का दुरुपयोग किया। अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस है तो वो प्रोटेक्टेड सिस्टम की श्रेणी में आता है, मतलब संरक्षित तंत्र। एक अलग आपका लेक्चर होगा कि शासकीय कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित नियम क्या है, उसमें हम आपको बताएंगे कि संरक्षित तंत्र या प्रोटेक्टेड सिस्टम क्या होता है। तो यदि शासकीय संसाधन कंप्यूटर था तो वो एक अलग अपराध हो जाएगा। इसी प्रकार से एक आधार ऑपरेटर का केस आया गुजरात का। एक ऑपरेटर था, वो ऑफिस में बैठ के आधार कार्ड बनाता था, तो जो लोग आधार कार्ड बनाने आते थे उनके आवेदन के साथ साथ उनकी पूरी जानकारी को कॉपी करके रख लेता था और उनके आधार कार्ड बनने के बाद आधार कार्ड की कॉपी रख लेता था और फिर वो किसी को बेचता था। तो उसे दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। इसी प्रकार से डेटा थेफ्ट के मामले आते हैं।
एक केस आया था जिसमें एक नर्मदा हॉस्पिटल, आपने नाम सुना होगा, भोपाल का है। वहां के आईटी ऑपरेटर के द्वारा पूरे पेशेंट का डेटा कॉपी कर लिया गया, क्योंकि उसको हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था और किसी को बेचा गया। इस पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने उसकी शिकायत की, उसके ऊपर एफआईआर हुई। एक कंप्यूटर रिसोर्स मिसयूज का केस है। तो ऑफिस का इंटरनेट कनेक्शन उपयोग करना अन्य कार्यों में जो वैलिड नहीं है, जो आपको ऑफिस में नहीं करना चाहिए, अपराध है। मिसयूज ऑफ ऑफिशियल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी का दुरुपयोग करना अपराध है, जैसा मैंने आपको अभी केस बताया। मिसयूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, यदि आप अपने अधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर उपयोग करते हैं। अभी एक लोक सेवा केंद्र का केस आया था। लोक सेवा केंद्र आप सभी को पता होगा। तो लोक सेवा केंद्र में एक योजना में एक कोई पंचायत विभाग से जुड़ी हुई योजना थी। तो उस योजना में एक जिसको हम बोलते हैं ना कि जो क्राइटेरिया जिसका नहीं है, जो उस योजना के लिए लाभ लेने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, उसको लाभ देने के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा नोडल अधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर यूज किया गया, तो ये भी अपराध है। तो इस तरह के अलग अलग अपराध देखे गए हैं, जो जिनमें अलग अलग कृत्य शामिल हैं। तो इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है कि इन कार्यों में कोई ऐसे कृत्य शामिल ना हो